नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जिसका इंतजार हर किसी को था, वो इंतजार आज खत्म हो ही गया। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। पर जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, विपक्ष परेशान हो गया। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से विपक्ष में क्यों मातम पसरा है, बताएंगे आपको। साथ ही विपक्ष में सीट शेयरिंग का मामला और उलझता जा रहा है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का मामला सुलझाने के लिए मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है, पर बात नहीं बन पा रही है। तो क्या यूं ही सीट शेयरिंग को लेकर मामला और बिगड़ता जाएगा? आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, विपक्ष क्यों परेशान हो गया? विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि विपक्ष की तैयारी दुरुस्त नहीं है। विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि विपक्ष के नेता खुद ही ये मान रहे हैं कि चुनाव उनके जीत से बिल्कुल बाहर चला जा चुका है। विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि उनके पास देशवासियों के सामने कोई एजेंडा ले जाने की हिम्मत नहीं है। विपक्ष इसलिए परेशान है कि उनके पास कोई नेता नहीं है। विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि उनके पास कोई नीति नहीं है। विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि देश की जनता हर तरफ मोदी मोदी कर रही है। 7 चरणों में हुआ, वो दलाल पत्रकारों का जत्था 7 क्यों कर दिया? 4 में हो जाना चाहिए था। तृणमूल कांग्रेस आ गई, पता नहीं क्या क्या दलीलें एक के बाद एक कुतर्क कहते हैं उसको। भाई 2014 में कितने फेज में हुआ था? मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपके चहेते लोग थे इलेक्शन कमीशन में, हैंडपिक्ड 9 फेजेस में हुए थे। 7 में दिक्कत हो रहा है। सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है ममता बनर्जी को कि 42 सीट है, 7 फेज में होंगे, पर कैसे काम चलेगा? फिर तो बूथ नहीं लूट पाएंगे। सीआरपीएफ जो है पहला फेज कराएगी, उसके बाद 6 दिन के बाद फिर दूसरा फेज कराएगी। संख्या बल ज्यादा होगा, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होगी, तो हम बूथ कैसे लूट पाएंगे? ये एक दिक्कत। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल को 7 फेज, भाई यूपी में भी 7 फेज में हो रहा है। जहां ज्यादा उद्दंड लोग हैं वहां पे 7 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं। बिहार में भी, यूपी और बिहार में तो बीजेपी की सरकार है। तो इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से कि किस तरीके से वो सुरक्षा दे सकते हैं, किस तरीके से वो सुचारू रूप से चुनाव कर सकते हैं, हर चीज में लोगों को जो है यहां पे साजिश नजर आती। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है गेम हारना है। ये वैसे ही है, कभी मोहल्ले मोहल्ले में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो जब मालूम है कि मैच हारेंगे तो एम्पायर बेईमान है, तो पिच ठीक नहीं है, बॉल खराब है, उसका बैट जो है देखो वो ठीक नहीं है, वो बहानेबाजी। और जब आप इस तरह की बहानेबाजी करना शुरू कर देते हैं तो हम लोग जैसे लोग पहले ही समझ जाते हैं कि आप डीप डाउन हार को कबूल कर चुके हैं। बिल्कुल, गेम तो हारेंगे, लेकिन गेम पे बने रहना भी इनकी मजबूरी है। लेकिन आज जिस तरह से चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ईवीएम को लेकर कहना हो या चुनावी प्रचार में नेताओं को नसीहत देनी हो, उनका जो बयान एक एक कर सामने आया, वो विपक्ष के नेताओं के लिए कितनी बड़ी टेंशन देने वाला है। देखिए, वो मुस्कुरा के बताते रहे राहुल गांधी को बेवकूफ कि देखिए राहुल गांधी कितना मूर्ख नेता है कि हमेशा निर्देशों के बावजूद वो इसे चेतावनी नहीं समझ पाता। और इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया कि अब सीधे पार्टी पर कार्रवाई होगी, जिसके लिए हम लोगों ने दिशा निर्देश तैयार कर रखा है। आप स्टार प्रचारक हो, ये पार्टी की जिम्मेदारी है कि अपने स्टार प्रचारक का मुंह बंद करवाएं, उन्हें सही बातें करने के लिए कहें। अगर वो नहीं कहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन पार्टी की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने जो बातें कही, इसका मतलब ही ये था
कि ये चुनाव है, ये गलत तरीके से जो प्रदर्शित किया गया है कि चुनाव भी एक जंग है, ये जंग नहीं है, ये चुनाव है, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता होती है। यहां पर दुश्मनी नहीं होती है, प्रतिद्वंदिता और दुश्मनी में अंतर है। ये शत्रुता मत दिखाओ, क्योंकि तुम चुन के जाओगे और तुम एक दूसरे के शत्रु रहोगे और संसद के अंदर जाओगे। तो ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री फिर से मोदी बनेंगे तो कांग्रेस एक भी सीट लेकर नहीं आएगी। वहां जाना ही पड़ेगा, जो सांसद चुन के जाएंगे वो वहां जाएंगे। तो कैसे नजरें मिला पाओगे? तभी उन्होंने रहीम का दोहा भी पढ़ा और मुस्कुरा मुस्कुरा के कह दिया कि प्यार मोहब्बत से चुनाव प्रचार कीजिए। बिल्कुल, और कहने का मतलब उनका यही था। कितना शालीन तरीके से उन्होंने इन लोगों को बताया कि तुम जिस तरीके की टिप्पणियां करते हो, ये प्रधानमंत्री को जेब कतरा कह दिए, पनौती कह दिए, ये घृणास्पद टिप्पणियां हैं। कैसे आंख में आंख डाल के बात करोगे? क्योंकि ये देश चलाना है। सरकार चलाना और देश चलाना दोनों में अंतर होता है। सरकार चलाने के लिए जो सत्ताधारी पार्टी है वो सरकार चलाती है, लेकिन देश चलाने के लिए विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है और विपक्ष सहयोग भी करता है और जो नीतियां उसे अच्छा न लगे उसका विरोध करके जनता में जागृति पैदा करता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे देश में अराजक माहौल पैदा कर दो, अराजकता पैदा करने की कोशिश करो। और ये इन लोगों की नियति है कि ये लोग मान चुके हैं कि चुनाव आयोग हो, कोर्ट कचहरी, संवैधानिक संस्थानें, ईडी, सीबीआई, सब के सब इनके खिलाफ पड़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ये चुनाव के चरणों पर सवाल उठाने लगे। कांग्रेस क्यों न सवाल उठाए? ये बड़ी बात है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड देखिए, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के सारे नेता ये मान कर चले हैं कि जो बड़े स्टेट है जहां हमें चुनाव प्रचार के लिए जाना है, वहां जाकर भी क्या करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 80 लोकसभा की सीटें, कांग्रेस के पास कितनी सीट? 1 सीट, वो भी सरेंडर करने को तैयार सोनिया गांधी ने छोड़ दिया, रायबरेली की सीट। अब बिहार जैसे जगह पर 1 सीट, वहां पर देखा जाए तो बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश 149 लोकसभा की सीटें, कांग्रेस के पास 3 सीट। अब 3 सीट लेके लिए आगे संघर्ष यह है कि वो 3 सीट भी रख पाएंगे कि नहीं। बिहार में 4-5 सीटें अगर इनको मिलता है चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन में, तो उन्हीं जगहों पर राहुल गांधी प्रचार के लिए जाएंगे। लेकिन आप कई स्टेट ऐसे हैं, दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुला और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, गुजरात में खाता नहीं खुला। ये ऐसी पार्टी है जिसको लगता है कि हमको तो 10 दिन प्रचार के लिए चाहिए, क्योंकि 10, 20, 25 सीटों पर ही प्रचार करके जीत हार का फैसला होगा। लेकिन इतने बड़े देश में अगर पीएम मोदी को मौका मिला, जिस क्षेत्र में जाएंगे वहीं 15-20% वोट बढ़ जाएगा। तो ये तो दबाने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी को चाहिए अपने बंगाल से बाहर जाकर क्या करेगी। तो ये इन लोगों की आदत हो चुकी है विरोध करना, और जनता इस बात को समझ चुकी है कि इसके मुंह से जब निकलेगा तो देश हित की बात नहीं निकल सकता। ये देश विरोधी सत्ता समर्थक बात करेंगे, सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना। पीएम मोदी तो धुआंधार प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, पीएम मोदी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया कि एनडीए चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष के कुछ नेताओं के स्टेटमेंट देखें तो अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि इस बार तानाशाही के खिलाफ वोट करें, गुंडागर्दी के खिलाफ वोट करें। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने का ये आखिरी मौका है, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे। इस तरह के बयान क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। आखिरी मौका है, क्यों आगे चुनाव नहीं होंगे? आगे चुनाव नहीं होने वाले हैं क्या? ये वामपंथियों से ये जुमले लेना बंद करे कांग्रेस पार्टी। विचारधारा के रूप में कांग्रेस पार्टी, इट हैज बिकम अ बास्टर्ड चाइल्ड। बात समझ लीजिए,
पवन खेड़ा को भी मैं सुन रहा था, वो बोल रहा था मजदूर और किसान के कंधे पे लोकतंत्र चलेगा। जी, मेरे पास उनका हाँ। पूरा स्टेटमेंट है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ये चुनाव फैसला करेगा कि ये देश और लोकतंत्र मजदूर किसान के कंधों पर चलेगा या कुछ उद्योगपतियों के कंधों पर चलेगा। और इंजीनियर के कंधे पे नहीं चलेगा, हमारे आप जैसे मिडिल क्लास के कंधे पे नहीं चलेगा। क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने चीन में जाकर के कांग्रेस पार्टी का दफ्तर खोल लिया है क्या? तमाशा हो रहा है देश के अंदर में, जिसको जो मना रहा है बके जा रहा है। लोकतंत्र चलेगा, लोकतंत्र संविधान चलेगा और देश उद्योगपतियों से भी चलेगा, मजदूरों से भी चलेगा, किसानों से भी चलेगा, मिडिल क्लास से भी चलेगा और महिलाओं से भी चलेगा और अल्पसंख्यकों से भी चलेगा। भाई जो देश के सिटीजन है उनके कंधों पे चलेगा ना। तुम ये बंटवारा कहां से, ये किसने तुमको ट्रेनिंग दे दी है? किसने ट्रेनिंग दे दी? उद्योगपतियों से चलेगा। ये कांग्रेस पार्टी ज्ञान दे रही है। बजट बनाने से पहले उद्योगपतियों के घर में बजट का पूरी कॉपी देने वाले लोग आज बता रहे हैं कि उद्योगपतियों से चलेगा। कहां है भाई तुम्हारा अडानी अंबानी का वो नैरेटिव? खत्म हो गया। अभी 2 दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और एसबीआई की लिस्ट आई। ये सारे दलाल पत्रकार शुरू कर दिए अपना रोना। अरे पकड़ा गया बीजेपी। आज सब शांति। क्यों? 2 दिन इंतजार कीजिए। ये इसी इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये कांग्रेस पार्टी, ये वामपंथी, ये कोई टीएमसी हो, डीएमके हो, ये लोग किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। अमित शाह ने आज चेतावनी दी और बात बिल्कुल सही कही। 20,000 करोड़ के आसपास इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और जिसमें 6,000 करोड़ के आसपास बीजेपी को। बीजेपी 303 सीट लेकर के पार्लियामेंट में बैठी हुई है। 15 के आसपास राज्यों में सरकारें हैं और इनको मिला 20,000 में कितना? 6,000 करोड़। और जो बाकी बच गए 250 के आसपास, उनको मिल रहा है 16,000 करोड़। क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग? क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग? तो ये देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी बर्बादी की ओर चल नहीं, ये दौड़ रही है। ये वामपंथियों के चक्कर में फंसा है राहुल गांधी। वामपंथी तो जहां रहेंगे वो खुद भी विनाश करेंगे। ये एक ऐसा वायरस है, पहले अपने आप को मारेगा और जिस समाज में रहता है उस समाज को खत्म करता है। आखिरी चुनाव है, बहुत ज्यादा ज्ञानी बन गए हैं ये सब। जी, हालांकि विपक्ष की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उससे उनकी बौखलाहट तो नजर आ रही है, लेकिन चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया। लेकिन विपक्ष की तैयारी क्या है? महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग्स हो रही है। हालांकि कल राहुल गांधी एक बड़ी रैली भी करेंगे, लेकिन क्या सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझ पाएगा? महाराष्ट्र की स्थिति बिल्कुल विकट हो चुकी है। जी, शरद पवार से मिलने के लिए केसी वेणुगोपाल जाते हैं, रमेश चन्नीतला जाते हैं, लेकिन शरद पवार की परेशानी क्या है? शरद पवार महाराष्ट्र में केवल और केवल एक सीट पर कंसंट्रेट करके बैठे हैं, बारामती की सीट। इस बीच अगर शरद पवार के सारे कार्यक्रम को देखिए, वो अपने विरोधियों से भी मिलने के लिए जा रहे हैं बारामती के अंदर। वो जितनी मीटिंग कर रहे हैं, कांग्रेस के 2 विधायकों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद बाला साहब थोराट से मुलाकात की। इस बार मदद कर दो किसी तरीके से। ये जो लोग वहां पर इनके खेमे में नहीं थे उनसे भी मुलाकात करके मदद मांग रहे हैं। उसके बाद अजीत पवार के खिलाफ जो कुछ लोग हैं उनके से जाकर मदद मांग रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार के जो खिलाफ है वो पहले शरद पवार के भी खिलाफ थे। ऐसा नहीं है कि अचानक से अजीत पवार के विरोधी थे और शरद पवार के समर्थक थे, उस समय दोनों एक ही साथ थे। तो वहां पर ये जो सुप्रिया सूले को जिताने के लिए ये जितनी मेहनत कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि बारामती के अलावा दूसरी सीटों के बारे में इनको कोई खोज खबर ही नहीं है। और अभी एनसीपी कांग्रेस के साथ कोई बेहतर बातचीत नहीं कर रही है, बस ये देख रही है कि हम अगर मौका मिले तो एनडीए के कुछ कैंडिडेट के साथ समझौता कर लें, एक सीट छोड़ दो इधर, 2-3 सीटों पर हम पीछे से तुम्हें समर्थन कर देंगे, जैसे शरद पवार ने पहले भी किया था। 2014 में क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत की सरकार बनी थी और उसके बाद जब शिवसेना ने कहा समर्थन नहीं देंगे,
शरद पवार ने कहा हम समर्थन देंगे, सरकार में नहीं रहेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई अकेले अल्पमत में, तो फिर शिवसेना पीछे से आए, नहीं नहीं हम भी सहयोग करेंगे, मंत्री हमारे भी बनने चाहिए। तो ये वहां पर स्थितियां चल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि वहां के नेताओं को इन्वॉल्व न करके केसी वेणुगोपाल जाके बातचीत करेगा महाराष्ट्र के सीट शेयरिंग पर। यह स्थितियां है कि वहां पर लगता नहीं है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला कोई डेवलप हो पाएगा। अपने अपने कैंडिडेट अनाउंस करना शुरू कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे भी धीरे धीरे, शरद पवार भी करेंगे और फिर कांग्रेस की भी मजबूरी हो जाएगी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने के लिए। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पीएम मोदी ने भी कह दिया कि एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, पर विपक्षी एकता देखिए, ना ही विपक्ष एकजुट है, ना ही कोई ठोस फैसला विपक्ष की तरफ से अब तक लिया गया है। सीट शेयरिंग पर बस तारीख पर तारीख सामने आ रही है, बात नहीं बन पा रही है। कल विपक्षी नेताओं के महाराष्ट्र में एकजुट होने की भी खबर है। देखना होगा विपक्ष किस तरह से मोदी को चैलेंज दे पाता है। फिलहाल तो विपक्ष बेदम है। विपक्ष की बढ़ती मुसीबतों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।